Assalamualaikum. My name is Hira Amir, and today I welcome you all again. We were discussing 12 steps recovery program. So हमने step 5 तक last video में cover कर लिया हुआ है. अभी आज हमें step 6 को लेके चलना है. उससे पहले I would like to request everybody who is watching this video, please do subscribe, share and like below the button so that you can follow my channel and follow all the videos that are coming to your way. And it's very helpful and it's very useful for the audience to know that what sort of treatment program a patient is getting when we are talking about addiction treatment. So for that you need to follow me so I can bring you new updates and new useful content every day, every time. So let me welcome my guest speaker Dr. Talat so that we can start our step 5 today, step 6 today. So Dr. Talat. जी thank you. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक. मेरी ऑडियंस अच्छे से वाकिफ हो चुकी है कि मेरे गेस्ट स्पीकर बड़े कंसिस्टेंट और कंटिन्यूसली मेरे साथ दे रहे हैं 12 स्टेप प्रोग्राम में. सो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम निकालने के लिए. सो आज हमारा टॉपिक है स्टेप 6. आई वुड लाइक टू टेल व्हाट स्टेप 6 इज अबाउट. इट इज़ दैट वी आर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ आवर कैरेक्टर. सो यहाँ पे बात होती है कैरेक्टर डिफेक्ट्स की. बहुत वाज़ेह है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं क्या. सो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि असल में कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते क्या हैं? Again, one of the interesting steps in 12 step recovery program. आप देखेंगे ये स्टेप कितनी खूबसूरती से स्टार्ट होता है. और सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एडमिट करने से. और फिर आप जैसे कह रही हैं कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में बात करते हैं. जैसे हम मुसलमान कहते हैं ना. जी जी. और ओवरऑल भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉन्सेप्ट है कि शिफा अल्लाह देता है. बिल्कुल. डॉक्टर्स जो हैं या जो काउंसलर्स हैं या जो बाकी तिब से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन ओनली प्रोवाइड the advice, they can only provide the medications, they can only provide the help which is directly needed in this case. Step 6 जो है वो बड़ी खूबसूरती से कहता है कि खुदा से ये कहें, खुदा से आप ये कहें entirely ready, कि you are entirely ready कि खुदा आपके करेक्टर के डिफेक्ट्स को दूर करे. आपने सुना होगा कि बद अच्छा बदनाम बुरा. फिर एक एडिक्शन ट्रीटमेंट में जो लेटेस्ट लिटरेचर लीजियन पॉल्स्की का आया है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, इन तीनों को मैं बीच में कोट करना चाहूँगा कि स्टेप 6 में ये तीनों चीज़ें कैसे फिट इन आती हैं. अब जैसे बात अच्छा बदनाम बुरा कि एक मरीज है जो नशा करता था और नशे के दौरान उसको फैमिली ने बाज़ दफ़ा पैसे बंद कर दिए और या उसके पास सम खौफ ऐसे नहीं थे. जी जी. और उसने अपनी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको और उसने नशा ज़रूर करना था. उसने चोरी शुरू कर दी. जब वो चोरी की तो एक दफ़ा पकड़ा गया तो मोहल्ले में उसकी बदनामी भी हुई. जब बदनामी हुई तो लोगों ने उस पर एतबार करना छोड़ दिया. तो फिर उसने अपना मोहल्ला छोड़ के साथ वाले मोहल्ले में चोरी करनी शुरू कर दी. तो साथ वाले मोहल्ले में पकड़ा गया तो वहाँ भी बदनामी हो गई. अब लोगों ने वहाँ भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया कि हमारे मोहल्ले में आपने नहीं आना. तो होते होते वो शहर में बदनाम हो गया. उससे पहले कि जब वो दूसरे मोहल्ले में जाता, जब अपने घर से उसको पैसे नहीं मिले या उसको बुरा भला कहा गया, उसकी सेल्फ स्टीम को लो किया गया, तो वो अपने रिश्तेदारों की तरफ बढ़ा, अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा. तो आहिस्ता आहिस्ता जब नशे का खेल सेंटर में घेरा जा रहा होता है ना, तो इर्द गिर्द बदनामियां आनी शुरू हो जाती हैं. अब ये बदनामियां जो है ये इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि बाद दफा मरीज अगर नशा छोड़ भी दे, रिकवरी में आ भी जाए, तो लोग फिर भी उनको अच्छे बुरे नामों से बुलाते रहते हैं. हमारे यहाँ नशेई कह देना या कोई और टैग अटैच कर देना. तो यहाँ पे आप बात स्टिग्मेटाइजिंग की भी कर रहे हैं साथ में. हाँ, क्योंकि नशा स्टिग्मा था और नशे की बीमारी की वजह से उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए मुआशरे के अंदर, और वो मुआशरा उन बुरी चीजों को नहीं भूलता. क्योंकि इसलिए तो मुझे याद है कि आपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ एडिक्शन ट्रीटमेंट के मॉडल्स भी हैं, जिसमें आपने क्राफ्ट मॉडल का जिक्र किया था कि कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट एंड फैमिली थेरेपी, कि पूरी कम्युनिटी को आप एजुकेट कर देते हैं. मिसाल के तौर पे जैसे मैं जैसे बनीगाला में हूँ, तो बनीगाला की पूरी कम्युनिटी को अगर आप चारों तरफ दीवार बना के और सारे लोगों को आप काउंसलिंग में ले आए और काउंसलिंग में लाने के बाद डिजीज कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें क्लियर करते हैं और फिर नशे के मरीज को आप मुआशरे में बनीगाला के अंदर भेजें,
तो सब लोगों को पता होगा कि ये बुरा इंसान नहीं है, ये नशे की वजह से बुराइयां कर रहा था, जी बिल्कुल। तो लोग स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे उनको, उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मसला इस तरह था। अब जब ओवरऑल बात करते हैं, जब मरीज मुआशरे में जाता है तो अब उसको क्रेविंग तो नहीं हो रही, लेकिन सुहानी यादें तो नशे की हैं, जिसे यूफोरिक थॉट्स कहा जाता है। अब वो तो सुहानी यादें तो उनको नशे की आ रही हैं। अब लेकिन साथ मोहल्ले वाले भी, रिश्तेदार भी 5 दफा उनको नशे कह देते हैं, नशेइयों का एतबार नहीं होता, फलां फलां ये जो हैं, जबकि डिजीज कॉन्सेप्ट इनको नहीं मानता। दुनिया में अच्छे काउंसलर्स रिकवरिंग एडिक्ट है। अच्छा। तो रिकवरिंग एडिक्ट जब पढ़ते हैं, जब बीमारी को समझते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेप 6 सिंपली ये बात करता है कि मुझे इंसानों से नहीं अब खुदा चाहिए, मुझे अब जो मेरे ऊपर धब्बे लगे हैं ये इंसान नहीं धोएंगे, इन धब्बों को धोने के लिए बहुत सारी बारिशें नहीं चाहिए, मुझे एक खुदा की जरूरत है, और वो खुदा मुझसे ये सारे धब्बे हटा सकता है और वही लोगों के दिलों में डाल सकता है। मैं अपनी रिकवरी पे काम करूंगा, मैं नशे से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि नशे में बहुत सारी बदनामी हुई, तो फिर मैं डायरेक्टली क्यों ना खुदा से ये दुआ करूं कि खुदा मेरी मदद अब तुम ही कर सकते हो, इंसानों के पास की ये बात नहीं रही। तो इसलिए स्टेप 6 जब 5 में आप थे ना, तो आपने उस वक्त भी बात की थी कि कोई दूसरा इंसान हो, जी बिल्कुल। उसमें आपने बात की थी कि खुदा भी हो, जी जी। और मैं खुद भी एडमिट अपने साथ भी वादा करूं कि मैं नशा नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे स्टेप 6 में एक स्टेप बढ़ के मैं खुद भी हट गया हूँ और मैंने किसी दूसरे इंसान को भी हटा के सिंपल मेरे और खुदा के दरमियान ये बात चल रही है। जी बिल्कुल। अब स्टेप 6 सिंपल ये कहता है कि एडमिटिंग टू गॉड। हाँ जी। अच्छा, अब साथ ये बात हुई है कि इंटायरली, अब जब आप खुदाओं से बात करते हैं ना, हाँ जी। तो आपके और खुदा के दरमियान पर्दा नहीं होता। खुदा हमारे बारे में सब जानता है, तो फिर हम खुदाओं से इतने हिजाबों में क्यों मिले? जब पर्दा नहीं है तो फिर हम तो स्टेप 6 ने पहले से ही कह दिया कि जब आप खुदा से ये मशवरा करने लगे हैं, खुदा से दुआ करने लगे हैं कि वो मुझसे मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स हटाएगा, तो फिर इंटायरली एडमिटिंग, बिल्कुल, है ना। अच्छा, आगे जाके तो अब एक तस्वर कर लेते हैं कि एक नशे का मरीज था, और आपके पास टाइम है ना अभी? हाँ जी, हम तस्वर करते हैं कि एक इंसान था, नशा करता था, नशा करने के बाद वो सब कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट वो सारी चीज़ें आई, वो इलाज में गया, वो रिकवरी प्रोग्राम में आया, उसने एम्ब्रेस किया रिकवरी को, और वो माशरे में वापस आया। और इस एक दिन उसको लोग ताने दे रहे थे, तो वो उसने क्या किया कि वो नज़दीकी मस्जिद में चला गया। नज़दीकी मस्जिद में गया और उसने जाके हाथ बांध के खड़ा हो गया और उसने एक तसव्वुराती मुकालमा किया खुदा से। उसने कहा कि ऐ खुदा, तेरे इंसान तो बहुत जालिम है, मैं तो नशा छोड़ चुका हूँ और मुझे आज तक वो ताने देते हैं, अब मुझे तेरी बारगाह से ही किसी मुआजिज़े की तवक्को है, मैं तेरे दर पे आ गया हूँ और अब मुझे खुदा तू ही बचा सकता है अपने इन इंसानों से। तो फिर खुदा के सामने जब आप बात करते हैं तो फिर आप दिल खोल के बात करते हैं, आप खुदा के सामने एडमिट करते हैं कि या अल्लाह, तू तो जानता है कि ये जो मैं चोरियां करता था, जो मैं गालियां देता था, जो नशे में बुरे काम करता था, ये नशे की क्रेविंग की वजह से हो रहे थे। जब नशा छोड़ दिया, या मैं जब नशा पहले नहीं करता था तो मैं ऐसा तो नहीं था, जब नशे की दलदल में पाँव रखा तो फिर मैं उसमें धंसता गया। और अभी भी ऐ खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वापस सेहत बख्शी, तूने मुझे रिकवरी में लाया, और मुझे अब तुमसे ही ये तवक्को है, तुमसे ही ये उम्मीद है, तुमसे ही ये दुआ है कि तू ही लोगों के दिलों में डालेगा कि मैं अब एक बदला हुआ इंसान हूँ और मुझे एक बदले हुए रवैये से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बात बहुत अच्छी की है, पर मेरी एक कन्फ्यूजन थी जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर इंटायरली रेडी विलिंगनेस शो कर रही है? इज दिस विलिंगनेस दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर सेइंग दैट वी आर entirely ready to admit to God? So I want to know, what is this entirely ready? Is it willingness or is it something another concept behind that? अच्छा, इसमें पिछले स्टेप में भी उन्होंने रेडी होने की बात की थी, उसे एडमिट करने की बात की थी और गॉड से ही एडमिट करने की बात की थी। स्टेप 6 में दोबारा क्यों जरूरत पड़ी है दोबारा करने की? क्योंकि इसमें एक तो बाकी इंसान हट गए और दूसरा इंटायरली है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि जब खुदाओं से बात करते हैं तो इंटायरली बात करते हैं। जी बिल्कुल।
खुदाओं से पर्दों में बात नहीं करते, खुदाओं से जो है वो आप जूम वाली बात नहीं करते, खुदा को आप नौज़बिल्ला डॉश करने की बात नहीं करते, आप क्लियर बात करते हैं। तो यहाँ स्टेप 6 ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि इंटायरली रेडी टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ योर गॉड। तो नाउ यू आर इंटायरली फोकसिंग ऑन योर इशू, जो आपसे खुद हल नहीं हो रहा, जो मुआशरे से हल नहीं हो रहा। जैसे एक वीडियो में हमने बात की थी ना कि किसी से जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो मदद लेने के दो डिफरेंट तरीके हैं, नॉर्मली 3 एस्टैब्लिश्ड तरीके हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप वो मसला खुद हल करें। जी बिल्कुल। अपनी आप मेंटल फैकल्टीज को, अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को सामने लाएं, उस मसले का हल निकालें। अगर वो मसले का हल नहीं निकल रहा, सेकंड नंबर पर आप कुछ दूसरे इंसानों से मदद लेते हैं। आप किसी से हेल्प लेते हैं कि आप मेरी इसमें हेल्प करते हैं, मैं ये इस काम करने के काबिल नहीं हूँ, मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, या मेरी इतनी मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है। जब दूसरा इंसान भी अवेलेबल ना हो और मदद ना कर सकता हो, तो थर्ड स्टेप में फिर आप डायरेक्ट खुदा से बात करते हैं कि अब अल्लाह ताला ही मेरी इसमें मदद करते हैं। तो स्टेप 6 ने कहा कि इंटायरली रेडी टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ योर गॉड। तो कोई पर्दा नहीं रहेगा। मरीज को ये बताने की जरूरत होती है कि जब आप खुदा के सामने, अब हम कहते हैं कि खुदा तो मेरे दिल में रहता है, तो जब आप खुदा से बात करते हैं तो वो तो आपके दिलों का हाल पहले से ही जानता है। तो फिर जिस बंदे को, जिस आप नॉर्मल लाइफ में देखें ना, या आप किसी दूसरे इंसान के सामने कुछ बातें कर रहे हैं और उसको वो असल स्टोरी पहले से पता है और आप डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कितना फनी एक्ट कर रहे हैं। और जब आगे खुदा हो तो फिर हमारी जरूरत कैसे हो कि हम वो बातें छुपाएं जो खुदा को ऑलरेडी पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Very nice and very informative. I want to know that will these character defects when are removed, जब ये character defects हमारे अंदर से remove हो जाएंगे तो क्या ये हमें sanity की तरफ restore भी कर देंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि character defects जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे। कब होंगे, कितना अर्सा लगेगा, कैसे होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इसका सैनिटी से कोई ताल्लुक भी है कि नहीं? देखिए, सैनिटी से ताल्लुक है, वो इस लिहाज से कि जैसे अगर एक बंदे को आप बार बार बुरा कहेंगे तो आप एट द एंड उसको गुस्सा दिला देंगे फॉर एग्जांपल, या उसकी सैनिटी पे क्वेश्चन करेंगे। मिसाल के तौर पे हम इस फील्ड में हैं तो बहुत अरसे तक बाद लोग ऐसे भी रिलैप्स होकर आते हैं जो आके ये कहते हैं कि मुझे कोई दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि तुम बुज़दिल हो गए हो। नशे के सामने बुज़दिल क्या होना हुआ? अब नशे के साथ आपका मुकाबला ही क्या, केमिकल के साथ क्या मुकाबला? तो ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, दे विल डेफिनेटली टेक टाइम। आप अच्छे एक्ट करते रहते हैं, आप अच्छे अमल करते रहते हैं, आप अच्छाई खिलाते रहते हैं, तो इट टेक टाइम कि आप कुछ अरसे के बाद लोग आपकी पुरानी जो नशे वाली लाइफ थी, जब एक्टिव ड्रग टेकिंग बिहेवियर्स थे, उनको भूल के आप एक नया इंसान आप उनके सामने आ जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करते हैं। वैसे भी हम इंसानों की याददाश्त इतनी पक्की नहीं होती, हम इतना लंबा याद नहीं रखते लोगों को कि हम तो यहाँ भूल जाते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था। हम तो बाद दफा ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि आपसे बात करते हैं तो हमेशा कुछ नया ही जानने को मिलता है। और यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को कहूँगी कि हम इसको रैप अप करेंगे और मिलेंगे आपसे दोबारा एक नए स्टेप के साथ, विच इज़ गोइंग टू बी स्टेप नंबर 7। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक माई चैनल।